हेलो गाइस, चलिए तो आज हम पढ़ते हैं डच। अब डच के बारे में हम जानेंगे। तो डच जो व्यापारी थे, तो डच व्यापारी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? नीदरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? नीदरलैंड। नीदरलैंड के रहने वाले थे डच डच व्यापारी। इसे पहले जो है पूर्व में इसे हॉलैंड बोला जाता था। हॉलैंड। हॉलैंड हॉल भी है यहाँ इलाहाबाद में बना हुआ। इसे पहले हॉलैंड बोला जाता था। अब डच व्यापारी नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के रहने वाले थे। अब डच व्यापारी की जो पहली कंपनी स्थापित हुई थी, उस कंपनी को स्थापित करने में इन्होंने जो सन 1602 ईस्वी में सन 1602 ईस्वी में डच व्यापारियों ने पहली कंपनी स्थापित की। डच व्यापारियों ने पहली कंपनी स्थापित की, फर्स्ट कंपनी। तो डच व्यापारियों ने 1602 ईस्वी में सबसे पहले फर्स्ट कंपनी को स्थापित किया। अब इन्होंने जो कंपनी का नाम रखा, जब कंपनी स्थापित हुई है, जब डच व्यापारी आ गए, जब भारत में आ गए, तो डच व्यापारियों ने जो पहली कंपनी स्थापित की वो 1602 ईस्वी में करी। जब 1602 ईस्वी में जब पहली कंपनी को इन्होंने स्थापित कर दिया, तो इस कंपनी का कुछ तो नाम रखा होगा इन्होंने। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना नाम के ही कोई कंपनी चल रही हो, तो कंपनी का कुछ तो नाम रखा होगा। तो इस कंपनी का इन्होंने नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी का क्या नाम था? इसका नाम था इसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड। तो इस कंपनी का इन्होंने नाम रख दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो अब इस कंपनी का नाम भी रख दिया। तो जब कंपनी का नाम रख गया, तो फिर इस कंपनी को चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, या कौन से वो लोग होंगे जिन्हें इन्हें चलाना होगा, इस कंपनी को चलाना होगा। तो जब ये कंपनी स्थापित हो गई, तो स्थापित होने के बाद इन डच व्यापारियों के दिमाग में एक सवाल आया कि ये कंपनी तो हमने बना दी, लेकिन इसको सुचारू रूप से चलाएगा कौन? इसकी देखभाल कौन करेगा? इसकी देखरेख कौन करेगा? इसमें जो प्रशासनिक होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, जो लेबर होगी, या जो क्लर्क होंगे, जो रजिस्ट्रार होंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? तो उसके लिए इन्होंने एक बोर्ड गठित करा। इस कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने क्या करा? एक बोर्ड का गठन करा। एक बोर्ड का गठन करा। इन्होंने गठन करा तो इस बोर्ड में कितने सदस्य थे? तो इस बोर्ड में जो है इन्होंने 17 सदस्य लिए। कितने? 17 सदस्यों को इन्होंने इसमें शामिल करा। 17 सदस्यों को इन्होंने इस बोर्ड में क्या करा? शामिल कर लिया। क्या हुआ कि नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के रहने वाले कौन थे? डच व्यापारी। 1602 ईस्वी में इन्होंने फर्स्ट कंपनी को स्थापित किया। 1602 ईस्वी में पहली कंपनी स्थापित हो गई। कंपनी का नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। फिर इसके बाद में इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बोर्ड का गठन करा। उस बोर्ड में कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे। यानी कि 17 सदस्यों का इन्होंने एक बोर्ड का गठन कर दिया। अब गठन तो हो गया, और अब जब गठन हो गया तो इस कंपनी के लिए जो इन्होंने डचों ने जो अनुमति ली थी, वो प्रारंभ में जो पूर्व में अनुमति ली गई थी वो 21 वर्ष के लिए थी। मतलब कि इसकी जो लिमिट थी, इस कंपनी को जो स्थापित करने के बाद इसकी जो समय अवधि थी वो थी 21 वर्ष। कंपनी की समय अवधि। कंपनी की समय अवधि कितनी थी? 21 वर्ष की थी। अब 21 वर्ष तक ये कंपनी जो है कार्यरत रह सकती थी, उसके बाद इस कंपनी का विघटन हो जाता। तो 21 वर्ष के लिए इस कंपनी को प्रारंभ में इसको मंजूरी मिली। फिर उसके बाद में होता गया है कि जब ये कंपनी का गठन हो गया, कंपनी निर्मित हो गई, बोर्ड का गठन हो गया, सदस्य लोग मिल गए इसके, और इसके लिए अनुमति मिल गई, तो फिर उसके बाद में देखा गया कि इस कंपनी की जो है वो मुद्रा कितनी होगी, मतलब कि रकम कितनी होगी। तो इस कंपनी की जो मुद्रा थी, इस कंपनी की जो मुद्रा थी ना, मुद्रा वो थी 65 लाख। कितनी थी? 65 लाख गिल्डर। 65 लाख, यहाँ लिखे गिल्डर। 65 लाख गिल्डर यहाँ मुद्रा। इसे मुद्रा भी कहते हैं, गिल्डर भी कहते हैं। 65 लाख थी प्रारंभ में, इसकी जो पूंजी थी 65 लाख थी। फिर इसके बाद में होता गया है कि इस कंपनी का एक संक्षिप्त नाम रखा जाता है, मतलब कि एक छोटा नाम रखा जाता है। इस कंपनी का क्या रखा जाता है? संक्षिप्त नाम।
इस कंपनी का ऐसा छोटा नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम क्या होगा जो हर कोई आदमी ले सके। तो इस कंपनी का संक्षिप्त नाम था बीओसी। बीओसी। अब इस कंपनी का जो नाम रखा गया बीओसी, तो इसका जो मतलब था, इसका जो पूरा नाम था वो बेनिग्डे बेनिग्डे ओस्ट इंडिया से था। इंडिया से कंपनी क्या, बेनिग्डे बेनिग्डे ओस्ट इंडी से कंपनी, ये इसका शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त नाम कर दिया था इन्होंने बीओसी। अब बीओसी नाम तो कर दिया इन्होंने, फिर इसके बाद में इसका अर्थ भी निकाला। तो इसका अर्थ जो निकाला इन्होंने वो निकाला बेनिग्डे ओस्ट इंडीशे कंपनी। इसका इन्होंने शॉर्ट में नाम रख दिया यानी कि संक्षिप्त नाम रख दिया। अब इसके बाद में होता क्या है कि इसके बाद में जब ये डच व्यापारियों का एक समूह आता है, वो किसके नेतृत्व में आता है, तो डच व्यापारियों का एक समूह आता है। तो डच व्यापारियों का जो समूह आता है वो आता है कार्ले लियम। यहाँ लिखते हैं हम समूह, डच व्यापारियों का एक समूह आया। अब किसके नेतृत्व में आया, किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व, इसके नेतृत्व में आया। तो इसके लिए लिखेंगे हम कार्ले लियम आउटमैन। तो इसका क्या नाम था, कार्ले लियम आउटमैन। आउट माने दिमाग से पैदल थे, कार्ले लियम। तो कार्ले लियम आउटमैन के नेतृत्व में एक समूह आया, किसका, डच व्यापारियों का। अब वो समूह जो आया, तो पहली बार जब ये समूह आया यानी कि शिष्टमंडल इसे कहा गया था उस टाइम पे, तो ये शिष्टमंडल पहली बार आया तो ये आया इंडोनेशिया। तो ये कहाँ आया, तो इसके नेतृत्व में ये समूह जो आया यानी कि शिष्टमंडल जो आया जी कहाँ आया, तो ये आया था इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में ये आया था। अब इंडोनेशिया में आने के बाद इन्होंने देखा कि हमारे पास रहने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ भी इनके पास रहने के लिए नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा कि जो इंडोनेशिया थी इसी की एक राजधानी थी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी, जकार्ता, राजधानी थी इसकी जकार्ता। तो इंडोनेशिया की राजधानी में ये बेचारे आ तो गए, वहां से अपना बोरी बिस्तर समेट के तंबू फंबू खेड़ के ले आए। लाने के बाद में इन्होंने देखा कि हमारे पास रहने के लिए सुविधा तो है नहीं, कोई जमीनी टुकड़ा नहीं है, तो हम रहेंगे कहाँ। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी थी जकार्ता, उस जकार्ता की राजधानी में इन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत करी, घूमे फिरे, कोई इन्हें व्यवस्था नहीं मिली, कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं मिली जहाँ पर ये अपने तंबू उगाड़ सके या रहने की व्यवस्था कर सकें। तो इन्हें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक खंडर मिला, एक खंडर था जहाँ कूड़ा वूड़ा फेंकते थे लोग। तो इन्हें वहां पर एक खंडर मिला, तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें जगह तो मिल नहीं रही है। जब इन्हें जगह नहीं मिल रही थी तो इन्होंने क्या करा, खंडर को एक अच्छे से इन्होंने सब लोगों ने मिलकर खंडर को साफ करा, बहुत अच्छे से मल मल के धोया उसे। साफ करने के बाद में इन्होंने क्या करा कि वहीं पर अपने तंबू गाड़ दिए, वहीं तंबू गाड़ दिए, वहीं अपने लहन बसेरा कर लिया इन्होंने, वहीं पे झोपड़ी बना दी और वहीं पे वो तरपाल डाल के ये रहने लगे, यानी कि बोल सकते हैं झुग्गियां झुग्गियां इन्होंने बना ली, झुग्गियों में ये रहने लगे। अब झुग्गियों में रहने लगे तो इन्होंने क्या करा, उस स्थान को जहाँ ये लोग रहते थे उस स्थान को इन्होंने एक नाम दे दिया। उसका नाम इन्होंने क्या दिया था, तो उसका नाम दिया था इन्होंने वेटेविया। वेटेविया जकार्ता की राजधानी में एक स्थान, जकार्ता की राजधानी में एक नगर बसाया फिर इन्होंने, तो नगर का नाम रखा इन्होंने, नगर बसाया था। तो नगर का क्या नाम था, तो नगर का नाम था वेटेविया। वेटेविया इन्होंने नाम दे दिया कि हाँ भाई इसे अब कोई जो है खंडर नहीं बोलेगा, अब इसे सब लोग वेटेविया बोलेंगे। तो इन्होंने वेटेविया उसका नाम दे दिया, और नाम देने के बाद में इन्होंने क्या करा कि ये नगर की तो नगर इन्होंने बसा दिया, वेटेविया नाम दे दिया ताकि कोई खंडर बोल के इनकी बेइज्जती न करे, इनकी इंसल्ट न करे कि यार आप लोग खंडर में कूड़े खच्चर में रह रहे हैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि उसका नाम बदल दिया जाए। अब इन्होंने नाम भी बदल दिया। तो नाम बदलने के बाद में सबसे पहला काम जो इन्होंने करा, पहला कारखाना बनाया। तो सबसे पहला कारखाना जो इन्होंने बनाया वो बनाया मछलीपट्टनम में, यानी कि मसूलीपट्टनम में। तो पहला कारखाना इन्होंने, ये तो भर गया अभी, चलो इसे इराइज कर देते हैं, इरेज कर दो। तो पहला कारखाना इन्होंने बनाया था 1605 ईस्वी में। कहाँ बनाया था, मछलीपट्टनम यानी कि मसूलीपट्टनम भी बोला जाता है उसे। तो 1605 ईस्वी में इन्होंने पहला कारखाना बनाया। किसने बनाया, डच व्यापारियों ने। कहाँ, मछलीपट्टनम में। ध्यान रखना तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इन्होंने पहला कारखाना बनाया, पहला कारखाना
पहला कारखाना इन्होंने बनाया था 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। अब इन्होंने कहाँ पर बनाया था, तो उसका स्थान क्या था, तो स्थान था उसका मछलीपट्टम यानी कि मसूलीपट्टम। स्थान था मछलीपट्टम। मछलीपट्टम ऑब्लिक में डाल लेते हैं मसूलीपट्टम। तो ऑब्लिक में आ गया हमारा मसूलीपट्टम। तो इन्होंने पहला कारखाना स्थापित कर दिया साहब कि हमने पहला कारखाना मछलीपट्टम यानी कि मसूलीपट्टम में बना दिया। फिर उसके बाद में होता क्या है कि ये 1607 ईस्वी में द्वितीय कारखाना बना देते हैं। तो द्वितीय कारखाना ये बनाते हैं 1607 ईस्वी में, तो ये बनाते हैं निजामपट्टम में यानी कि आंध्र प्रदेश में। तो द्वितीय कारखाना बनाते हैं 1607 ईस्वी में। 1607 ईस्वी में द्वितीय कारखाना बना देते हैं यानी कि सेकंड सेकंड कारखाना कहाँ बनाते हैं, निजामपट्टम। स्थान निजामपट्टम में। अब ये निजामपट्टम कहाँ है, निजामपट्टम में। तो निजामपट्टम है हमारा आंध्र प्रदेश। एपी डाल देते हैं आंध्र प्रदेश। तो निजामपट्टम में इन्होंने दूसरा कारखाना स्थापित कर दिया। निजामपट्टम में यानी कि आंध्र प्रदेश में इन्होंने दूसरा कारखाना बना दिया। फिर होता क्या है कि 1610 ईस्वी में डचों ने क्या करा, चंद्रगिरी के राजा थे, तो चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने अनुमति प्राप्त कर ली। अब अनुमति प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि मद्रास के निकट में पुलिकट का एक स्थान था, वहां पर इन्होंने अपना एक कारखाना खोला। मतलब कि थर्ड नंबर का जो कारखाना था वो इन्होंने खोल दिया कहाँ, मद्रास के निकट पुलिकट में, यानी कि 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में स्थान पुलिकट। पुलिकट कहाँ था, मद्रास। तो पुलिकट मद्रास के निकट था। तो चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने क्या करा, परमिशन ले ली। तो चंद्रगिरी के राजा की इन्होंने मतलब नहोरे वगैरह करे और हाथ पैर जुड़े कि महाराज हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हम अपना कारखाना स्थापित कर लें, जिससे कि आपके यहाँ जो बेरोजगार हैं, आजकल बेरोजगारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अधिकतर बेचारे कहीं ना कहीं आंदोलन में लगे रहते हैं जब भी वैकेंसी आती है। तो इन्होंने क्या करा कि चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे इन्होंने पैर वैर छुए, उनसे अनुज्ञा वगैरह प्रदान कर ली कि महाराज हमें थोड़ा सा अपना आश्रय दे दें, थोड़ी सी जमीन दे दें, टुकड़ा जमीन दे दें। तो उन्होंने, अब जो राजा थे वही राजा होते हैं, वो बेचारे पिघल गए क्योंकि इन्होंने तारीफ करी। अब तारीफ होने के बाद में स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी पिघल जाएगा। तो पिघल गए वो, उन्होंने इन्हें जगह दे दी। तो इन्होंने तीसरा कारखाना जो है यहाँ स्थापित कर दिया पुलिकट मद्रास के निकट। फिर उसके बाद में होता क्या है कि अब वो डच व्यापारी समझ गए कि भाई हमने जो है कारखाने तो बहुत बना दिए, अब इन कारखानों पर निगाह रखने के लिए या हमारे लोगों पर निगाह रखने के लिए हमें एक मुख्यालय की बेहद आवश्यकता पड़ेगी। तो बेहद आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना हम पहले मुख्यालय का गठन कर दें, यानी कि हेडक्वार्टर बना दें। तो हेडक्वार्टर बनने से ये होगा कि जो भी आदेश होगा वो हेडक्वार्टर से जारी होगा, सब पे दिशा निर्देश हेडक्वार्टर से ही दिए जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने सोचा। तो फिर उसके बाद में इन्होंने क्या करा, तो जो पुलिकट का जो स्थान था, पुलिकट के स्थान पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया, यानी कि हेडक्वार्टर को मुख्यालय बोलते हैं। मुख्यालय इन्होंने अपना मुख्यालय पुलिकट में स्थापित कर दिया कि भाई यहाँ से सब लोगों पे एकदम दूरदृष्टि रखी जाएगी, निगाह रखी जाएगी। तो इन्होंने ये काम भी कर दिया कि भाई अब हेडक्वार्टर का भी गठन हो गया। फिर इसके बाद में क्या होता है कि अब हेडक्वार्टर का गठन हो गया, फिर इन्होंने सोचा कि यार हर बार हम जो है नीदरलैंड तो जाएंगे नहीं पैसे वैसे मांगने के लिए, है ना, पैसे वैसे लाने के लिए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना यार हम यहीं पर ही अपना ये कारखाना, यानी कि सिक्के डालने का स्थान भी इसे ही बना ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा कि जो पुलिकट था यहीं पे इन्होंने सिक्के डालने का काम भी शुरू कर दिया। तो यहीं पर एक तो मुख्यालय इन्होंने इसी को घोषित कर दिया, और दूसरा काम क्या करा, यहाँ पर सिक्कों की ढलाई भी करने लगी। सिक्कों की ढलाई ढलाई यानी कि इसे क्या, वो सिक्कों को पेंगोड़ा भी बोलते थे लोग। दूसरा नाम था पेंगोड़ा। पेंगोड़ा भी ये लोग बोलते थे, इसे पेंगोड़ा भी कहा जाता था। फिर इसके बाद में हुआ कि अब देखो मुख्यालय का गठन हो गया, यहाँ कंपनियां भी बहुत सारी बन गई। जब कंपनियां बन गई, मुख्यालय बन गया, फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो सर्वोपरि हो, हम लोगों में मतलब सीनियर हो। तो इन्होंने उसे एक नाम दिया। क्या नाम दिया कि डच व्यापारियों का जो प्रमुख होगा उसे हम फ्रैक्टर कहेंगे। तो डच व्यापारी के प्रमुख को तो डच व्यापारी के प्रमुख प्रमुख को क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है भाई, ये क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो क्या कहा जाता है, डच व्यापारी के प्रमुख को कहा जाता है फैक्टर। फैक्टर, ये साहब, बस इतनी सी बात है। तो डच व्यापारी के प्रमुख को क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। अब इसके आगे आते हैं हम, इसके आगे आते हैं। अब यहाँ तो थोड़ी ऐसे इलाज कर दो, मिटा देते हैं इसे, इरेज कर दो। फिर इसके बाद में होता क्या है, अब जो है डच व्यापारी अपनी अलग अलग कंपनियां स्थापित करते हैं, मतलब निम्न जगह पर अपनी अपनी कंपनियां स्थापित कर देते हैं जगह जगह। क्योंकि डच व्यापारी अब पूरी तरीके से एकदम कब्जे कब्जा जमाने के मूड में थे। तो डच व्यापारियों द्वारा स्थापित कंपनी, यहाँ हेडिंग कर लेते हैं हम, डच व्यापारियों द्वारा स्थापित कंपनियां। डच व्यापारियों द्वारा स्थापित कंपनियां। अब इन्हें कंपनी देख लेते हैं, तो इधर डाल लेते हैं सन, क्योंकि कंपनी होगी तो सन भी होगी, और इधर डाल लेते हैं स्थान, कहाँ होगी। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं पहले नंबर पे हम। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि डच व्यापारियों ने क्या करा था, सन 1616 में, सन 1616 में सूरत में, यानी कि गुजरात के सूरत में पहली कंपनी स्थापित की थी। तो फर्स्ट कंपनी इन्होंने कहाँ स्थापित करी थी, फर्स्ट कंपनी, यहाँ फर्स्ट सीरियल नंबर हो गया ये, फर्स्ट कंपनी सन 1616 में सूरत में, सूरत यानी कि गुजरात। ठीक है, सूरत यानी कि गुजरात। फिर पहली कंपनी इन्होंने स्थापित कर दी, फिर उसके बाद में इन्होंने दूसरी कंपनी इसी के ठीक 11 साल बाद, सेकंड कंपनी ठीक 11 साल बाद, यानी कि 1627 में, 1627 ईस्वी में इन्होंने दूसरी कंपनी पीपली यानी कि बंगाल में स्थापित की। पीपली, पीपली यानी कि बंगाल में। अब दो कंपनी स्थापित हो गई, दो के बाद में इन्होंने तीसरी कंपनी यानी कि बिमली स्थापित की, जो पट्टम में थी। तीसरी कंपनी क्या थी, थर्ड थर्ड कंपनी इन्होंने स्थापित की, जो बिमली पट्टम यानी कि 1641 में, 1641 में बिमली जो पट्टम में थी, जैसे मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम, है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने फोर्थ कंपनी 1645 ईस्वी में, इन्होंने फोर्थ कंपनी 1645 ईस्वी में क्या करा, इन्होंने करिकाल तमिलनाडु में स्थापित की। कहाँ पर, तमिलनाडु। फोर्थ कंपनी इन्होंने स्थापित कर दी तमिलनाडु। और फिर इन्होंने क्या करा, 1653 ईस्वी में चिनसुना बंगाल में स्थापित कर दी, पांचवी कंपनी 1653 में चिनसुना, 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 कहाँ पर, बंगाल, बंगाल में इन्होंने स्थापित कर दी चिनसुना में पांचवी कंपनी। फिर इसके बाद में क्या होता है कि 1658 ईस्वी में तीन जगह कंपनी स्थापित करते हैं अपनी। तीन जगह कौन कौन सी हैं, पटना यानी कि बिहार में, बालासोर ओडिशा में, फिर उसके बाद कासिम बाजार बंगाल में। तो 1658 ईस्वी में तीन कंपनी स्थापित होती हैं इन्हों की, यानी कि 6 पॉइंट पे आ जाओ, 6, है ना। तो 1658 ईस्वी में ये क्या करते हैं, तीन कंपनी स्थापित करते हैं, तीन कंपनी। पहला पटना बिहार, पटना बिहार में हो गई पहली कंपनी। दूसरा बालासोर ओडिशा, और तीसरा क्या था, बंगाल में स्थापित किए बालासोर, पहला पटना बिहार, बालासोर ओडिशा, तीसरा था कासिम बाजार। तो यहाँ पे तीसरा आ जाएगा कासिम बाजार, कासिम बाजार कहाँ था, बंगाल में। अब ये कंपनी इन्होंने स्थापित की, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या करा, 1660 ईस्वी में गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में एक कंपनी स्थापित की। तो 7 नंबर इसे दे देंगे 1660 में, कहाँ पर, गोलकुंडा, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में इन्होंने कंपनी एक स्थापित कर दी।
गोलकुंडा के आंध्र प्रदेश में इन्होंने एक कंपनी स्थापित कर दी। फिर उसके बाद में होता क्या है कि 1663 ईस्वी में ये केरल के कोचीन में भी एक कंपनी स्थापित कर देते हैं। तो 8वां पॉइंट इसे देते थे 1663। 1663 ईस्वी में केरल के कोचीन में, केरल के कोचीन में, कोचीन केरल, यहाँ भी इन्होंने एक कंपनी स्थापित कर दी। फिर इसके बाद में होता क्या है कि डच जो है जो प्रारंभ में जो व्यापार करते थे, अब इन्होंने जो कंपनियां स्थापित कर दी, तो इन कंपनियों में स्थापित करने के बाद में जो व्यापार जो इन्होंने करा था, तो प्रारंभ में जो व्यापार करते थे शुरुआत में वो नील का करते थे, नील और शोरा का, नील और शोरा का व्यापार करते थे। तो ये व्यापार जो करते थे नील और शोरा का, और साथ ही साथ में गर्म मसाले का एवं गर्म मसाले का भी व्यापार करते थे। अब ये जो व्यापार करते थे प्रारंभ में नील का, शोरा का एवं गर्म मसाले का, फिर इन्हें लगा कि यार इस व्यापार में जो है ज्यादा मुनाफा नहीं है, ज्यादा लाभ नहीं है, हम जो है घाटे में जा रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम जो है सूती वस्त्र का व्यापार करें। फिर उसके बाद में इन्होंने साथ ही साथ में क्या करा, सूती वस्त्र का व्यापार भी शुरू कर दिया। किसका? सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का व्यापार, सूती वस्त्र का भी व्यापार इन्होंने शुरू कर दिया। फिर इन्होंने सूती वस्त्र का जब व्यापार शुरू करा तो इन्हें सूती वस्त्र के व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ, काफी ज्यादा बेनिफिट रहा, काफी ज्यादा प्रॉफिट रहा, इनकी तो मजे आ गए। इन्होंने सोचा कि यार इससे बढ़िया कोई व्यापार ही नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद में जब इन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो गया, फिर लाभ प्राप्त होने के बाद में इन्होंने सोचा, फिर इन्होंने जो है एक काम करा था जो 1658 में इन्होंने करा था। फिर डचों ने जो है रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए इन्होंने एक कासिम बाजार में बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने 1658 में, जो है कासिम बाजार बंगाल में। तो कासिम बाजार बंगाल में इन्होंने जो फैक्ट्री स्थापित की थी, इस फैक्ट्री से ये जो है सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र का ये व्यापार करते थे। तो ये व्यापार करने में ये इस फैक्ट्री के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने भी बेरोजगार है ना, वो उस एरिया के जितने भी बेरोजगार होंगे ना, वो इसमें सब शामिल कर लिए। तो इसमें जो श्रमिक थे ना, श्रमिक इसमें 3000 श्रमिक थे, 3000 श्रमिक मायने रखते हैं, 3000 श्रमिक मायने रखते हैं। और वो भी किस पे थे? प्रतिदिन वेतनमान पे थे, प्रतिदिन वेतनमान, प्रतिदिन वेतनमान पर 3000 श्रमिकों को इसने रखा था इस फैक्ट्री के अंदर। अब लगाइए कि कितनी बड़ी फैक्ट्री थी, जो इतने सारे व्यापारी इसमें थे, मतलब व्यापारी ये मजदूर थे इसमें। तो मजदूर होने के बाद में अब जो है डच व्यापारी जो व्यापार करते थे अपना सूती वस्त्रों का जो व्यापार इन्होंने करा था, वो ये अधिकतर जो करते थे वो बंगाल से, गुजरात से और कोरोमंडल तट से करते थे। यानी कि जो सूती वस्त्र का जो व्यापार करते थे, ये व्यापार करते थे वो कहाँ से करते थे? ये एक तो बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल तट। तो इन 3 जगहों के बंदरगाह से जो है ये सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे, सूती वस्त्रों को निर्यात करते थे इन 3 जगहों के बंदरगाह से। क्योंकि वहां से जो है ये फैक्ट्रियां जो स्थापित थी ये बंगाल में थी, तो ये बंगाल से भी व्यापार करते थे, गुजरात से भी व्यापार करते थे, कोरोमंडल तट से भी करते थे। तो इन 3 जगहों से ये व्यापार करते थे। सूती वस्त्र उद्योग का जो सूती वस्त्र जो बनकर तैयार होते थे, उसका जो निर्यात करते थे वो 3 जगहों से करते थे, ये बहुत ध्यान रखना। फिर डचों ने क्या करा, अपने व्यापार में भारत में इन्होंने क्या करा कि जब इतनी सारी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, तो इन्होंने सोचा क्यों ना यार यहाँ के लोगों को भी थोड़ा फायदा कर दिया जाए। तो इन्होंने जो है क्षेत्रीय 6 कंपनी, क्षेत्रीय मतलब लोकल की, वहां की लोकल की जो छोटी छोटी कंपनियां होंगी उन्हें शामिल कर लिया, उन्हें अपनी कंपनी में क्या कर लिया, इन्होंने शामिल करा। बहुत अच्छा काम करा। तो ये छोटी कंपनी बड़ी कंपनी में शामिल हो जाएंगी तो उनका भी थोड़ा फायदा होगा। तो इन कंपनियों को, मतलब 6 कंपनियों को इस कंपनी ने, डचों की कंपनी ने जो है इसे 18% मुनाफा दिया था अपना। कितने परसेंट इन्होंने मुनाफा दिया था इस कंपनी को? इस कंपनी को डच व्यापारियों ने 18%
मुनाफा दिया था। तो इस कंपनी को, यानी कि जो ये 6 कंपनियां थी, इन कंपनियों को डच व्यापारियों ने 18% मुनाफा दिया था। यानी कि ये कंपनी जो थी, डचों की जो कंपनियां थी, बहुत ही मुनाफे में चल रही थी, काफी हद तक मुनाफे में चल रही थी, तभी तो इन्होंने 6 कंपनियों को शामिल करा। फिर इसके बाद में होता क्या है कि अब डच भी व्यापार कर रहे हैं और अंग्रेज भी व्यापार कर रहे हैं, तो डच और अंग्रेज दोनों ही मिलकर व्यापार कर रहे हैं। तो होता क्या है कि डचों की कुछ बात अंग्रेजों को बुरी लगती है और अंग्रेजों की कुछ बात डचों को बुरी लगती है। फिर उसके बाद में परिणाम क्या होता है कि इन दोनों के बीच में होता है युद्ध, युद्ध होता है। तो अब कराएंगे युद्ध। तो अब आई युद्ध की बारी, अब हम कराते हैं इनमें आपस में युद्ध। युद्ध कराने में बड़ा मजा आता है। तो क्या होता है कि डच और अंग्रेज दोनों ही व्यापार कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? डच और अंग्रेज। तो डच तो यहाँ है प्लस अंग्रेज, अरे दोनों ही यहाँ व्यापारी बन के आए थे, तो दोनों ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। तो इन दोनों ने क्या करा, जब ये दोनों का व्यापार चल रहा था, तो व्यापार चलते चलते इन दोनों ने एक दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप कर दिया। तो व्यापार में हस्तक्षेप हो गया इनके। तो व्यापार में जब हस्तक्षेप हुआ, तो फिर क्या होता है? उसका परिणाम होता है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है। किन किन के बीच होता है? तो ये भी लिख लेते हैं साहब, किन किन के बीच होता है? जाहिर सी बात है, डच और अंग्रेज। डच और अंग्रेज के बीच में बेदरा का युद्ध होता है। तो बेदरा का जो युद्ध होता है, उसमें क्या होता है कि आमने सामने डच की भी सेना खड़ी है और अंग्रेजों की भी खड़ी है। अंग्रेज भी किसी से कम नहीं थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, अंग्रेजों की सेना थी वो बहुत ही दमदार थी, दमदार थी। लेकिन डच की सेना भी कम दमदार नहीं थी, इनकी सेना भी बहुत दमदार थी। जब दोनों ने आपस में भिड़े, जब दोनों आपस में भिड़े, पहले तो दो जनों में बातचीत चल रही, फिर जब सेनाएं भिड़ी, फिर उसके बाद ना पता किसमें लाते पड़ रही, किसमें घूसे पड़ रहे हैं, किसी में तलवार पड़ रही, किसमें भाले पड़ रहे हैं, किसी पर तोप चल रही है, तो ये नहीं पता किसमें हुआ। ठीक है, तो दोनों में जो युद्ध हुआ, तो उसका परिणाम ये हुआ, बेचारे डच हार गए, डच की हो गई पराजय, अंग्रेज विजय हो गए, जीत गए अंग्रेज। तो फिर तो क्या था, अंग्रेजों ने बोतलें बोतलें खोलनी शुरू कर दी, सैम्पिंग फैमेंगे एकदम उड़ाने लगे जहाज वहाज। फिर तो पार्टी शार्टी चलने लगी अंग्रेजों की। फिर उस परिणाम से जो है डच व्यापारी बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि जब ये पराजय हो गई, एक तो बेचारे शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उसमें भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर दिया। फिर जब डच व्यापारी की पराजय हो गई, तो डच व्यापारी बहुत ही निराश हो गए। तो डच व्यापारियों ने सोचा कि यार, हम जब आए थे यहाँ, तो हम कौन सी ना यहाँ पैदा हुए, हम तो वही थे फकीर आदमी, झोला उठा के आए थे, झोला उठा के चल देंगे। तो इन्होंने क्या करा कि अपना सारा सामान, जो भी कंपनियां थी, जो भी उनका सामान था, वो सारा सामान इन्होंने अपना अंग्रेजों को बेच के, अंग्रेजों को बेच बाच के सारा सामान इन्होंने अंग्रेजों को, किसको? अंग्रेज को बेच दिया। फिर उसके बाद में ये डच व्यापारी नीदरलैंड चले गए, यानी कि वापस चले गए। तो वापस जब ये चले गए, फिर उसके बाद में डच व्यापारी आए ही नहीं व्यापार करने, इनका व्यापार यहीं से खत्म हो गया। क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध, ये हुआ था व्यापार के मुद्दे को लेकर। तो ये पूछ लेगा कि बेदरा का युद्ध किस किस मुद्दे को लेकर हुआ था? तो व्यापार के मुद्दे को लेकर हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम ये निकला कि डच व्यापारी भारत छोड़कर चले गए और यहाँ सिर्फ अंग्रेज रह गए। तो बस यही था डचों के बारे में। तो डच का दोबारा कभी आए ही नहीं, पराजय होने के बाद में, जब पराजय हो जाएगी तो फिर कौन आएगा? तो यही था हमारा आज का डच। तो डच आए, कंपनियां स्थापित की, बहुत से लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिला, उनके घर में पैसा वैसा आया, और बहुत सी क्षेत्रीय कंपनियों को फायदा हुआ, और बहुत से उन्होंने बंदरगाह बनाए। ठीक है, बनाने के बाद में फिर उसके बाद में क्या हुआ, सारा का सारा जो उनका अच्छे से व्यापार चल रहा था, सब पे किसी की बुरी काली नजर लग गई। तो नजर लगने के बाद में दोनों की लड़ाई हो गई, अंग्रेज और डचों की, और डच बेचारे हारने के बाद में बेचारे वापस लौट गए। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक, डच। डच व्यापारी कब आए और चले गए। ठीक है, तो
बने रहिए मेरे साथ और सपोर्ट करते रहिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, फिर पढ़ेंगे अंग्रेज। तो डच के बाद में हम देखेंगे अब अंग्रेज, कि अंग्रेज कब आए, तो अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।